हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई और ग्रुप डी की एग्ज़ाम आने वाली है। वहीं पर बात करेंगे तो आप सभी के लिए हम आपके लिए जीके जीएस की 2020 सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें क्लास फर्स्ट हम कर चुके हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो अभी तक की क्लास नहीं देखी है तो उसे जाइए और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। उसके बाद यहाँ पर आपके जीके जीएस 2020 सीरीज़ वाली जो है सेकंड क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर बात करेंगे तो जीके की तैयारी आपकी ट्रिक्स के साथ करवाई जाएगी। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखा गया है जीके जीएस का, वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में रखा गया। तो एनटीपीसी के लिए जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास ज़रूर देखें। बाकी एग्ज़ाम आरपीएफ में भी आपका जो अच्छा लेवल का जीके जीएस पूछा जाएगा, एएलपी टेक्नीशियन में थोड़ा लेवल कम रहेगा और ग्रुप डी में थोड़ा लेवल कम रहेगा, जेई में भी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, इसको कर डाला तो आपका रिजल्ट झिंगलाला होने वाला है। प्रश्न वही होगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं, जीके जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और अपनी दूसरी क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। सेशन अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, जीके जीएस की 2020 जीके जीएस सीरीज़ की इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आज का क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था, वो भी पाली भाषा में ही बोला था। अब जो बौद्ध ग्रंथ जितने भी, लगभग बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रंथ वगैरह में लिखे गए हैं तो वो पाली भाषा से ही लिखे गए हैं। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी अभी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में, ठीक है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब देखिए, आपको किसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, बौद्ध में दा और धा आर्या और सिद्धार्थ में भी दा और धा आर्या, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे। उसके बाद इन्होंने घर जो छोड़ दिया था, तो महाभिनिष्क्रमण, मतलब कि इनका प्रतीक क्या था? घोड़ा। तो देखिए, ये ग्रह त्याग कर दिया, मतलब कि घर से अलग हो गए मतलब कि भिन्न हो गए। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण जो है गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का निशान है, जो कि जिनको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, और इनका जो है प्रतीक क्या है? घोड़ा। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए, प्रथम उपदेश जो दिया था तो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और पाली भाषा में दिया गया था। देखिए, और सबसे ज़्यादा अगर बुद्ध ने उपदेश दिए तो वो श्रावस्ती कौशल में दिए हैं। देखिए, सर्वाधिक उपदेश जो दिए है गौतम बुद्ध ने तो श्रावस्ती में दिया है। कौशल में बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महापरिनिर्वाण। देखिए, बुद्ध की जो मृत्यु कहलाती है वो महापरिनिर्वाण, मतलब कि इन्होंने जो है निर्वाण कर गया, मतलब कि यहाँ से दुनिया को छोड़ दिया। तो देखिए, यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, तो देखिए सर्वाधिक उपदेश दिए, मतलब कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ जा के दिए? तो बस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? बस्ती में दिए। इसका थोड़ा अब याद रखिएगा, तो श्रावस्ती, मतलब अपने उपदेश कहाँ दिए? तो बस्ती में जा के दिए थे। इसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला तो गौतमी। देखिए, ये भी आपको रिलेट कर सकता है, गौतम बुद्ध पुरुषों में हो गए, ठीक है, और महिलाओं में गौतमी हो गए, मतलब कि गौतम पुरुष में और गौतमी महिला में। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो देखिए बोध गया में हुआ था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में। तो देखिए, नाम ही है बोध, मतलब बोध गया। इसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी आगे भी आपसे पूछे जाने वाला आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और ग्रुप डी के एग्जाम में, आरपीएफ में भी। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है आज का, देखिए, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मिस्र में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है, तो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस को जो है नील नदी की देन कहा जाता है? तो मिस्र को। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी ही है। इसके बाद ही देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि नील नदी पर मिस्र में जो है देश का सबसे प्रसिद्ध आसवान कौन सा बांध बनाया गया? तो आसवान बांध। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, नील नदी सबसे बड़ी है, और नील नदी पर सबसे बड़ा, मतलब कि आसवान बांध बनाया गया। आसमान से ऐसा भी याद रखा कि आसमान, मतलब आसमान भी बड़ा है, तो आसमान से मतलब बना है आसमान, तो आसवान बांध बनाया गया। या हम बोल सकते हैं कि नीला आसमान, तो इस तरह से भी याद रख सके कि आसवान बांध जो है नील नदी पर बनाया गया है।
इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कीज, सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई गई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है, जिसे भारत के गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। और वहीं पर बात करें तो इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही जो है मूर्ति बनाई गई है। उसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ओलियांग मोन्यू। अब देखिए दोस्तों इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए नागालैंड से बनाया हमने नाग, और इधर ओलियांग से बनाया याग, मतलब कि नाग आग, ओलियाग, याग बना दो, आग बना दो, कुछ भी बना दो। तो नाग आग मतलब कि नागालैंड की कोन्याक जनजाति है वो कौन से मतलब कि उत्सव मनाती है? तो ओलियाग मोन्यू। ठीक है, ओलियाग मोन्यू, तो नाग आग। इस तरह से आगे ध्यान देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और सीएम जो है नागालैंड के अभी वर्तमान में नेफ्यूरियो है। इसके गवर्नर ला गणेशन है। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा इसको, करंट के क्वेश्चन भी आते हैं। वहीं पर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ लिया था कि नागालैंड मतलब कि भारत का ऐसा एकमात्र कौन सा राज्य है जहां अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जो है माना गया है? तो नागालैंड में जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में माना गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किसमें वर्णित है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। संविधान के भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में। आगे दिया गया था कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब देखिए दोस्तों इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप सभी को यहाँ पर दिया गया है कि संविधान में संशोधन करने की संसद में मतलब कि शक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ये तो दिया गया है। लेकिन कैसे याद रखें कि इसको जो है संविधान संशोधन करने की जो शक्ति ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? तो देखिए संशोधन का मतलब होता है कि कुछ चेंज करना, ठीक है, कुछ परिवर्तित करना, कुछ परिवर्तन करना। अब जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं, कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। ठीक है, वो जो है काले दिखते हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि हम थोड़े गोरे दिखे, हमारा फेस थोड़ा मतलब गोरा गोरा दिखे, तो वो अपने फेस पे मतलब कुछ कुछ पाउडर लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, तो वो उसमें परिवर्तन करना चाहेंगे, या हम बोल सकते हैं उसमें संशोधन करना चाहेंगे। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए हुलीवेशा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य कहाँ का है? तो देखिए कर्नाटक का है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हुली से बना हुबली, क्या बना? हुली से क्या बना? हुबली। ठीक है, और हुबली आप सभी को पता है कहाँ है? पर कर्नाटक में। तो बस याद रखिएगा कि हुलीवेश जो नृत्य है, ठीक है, हुलीवेश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो कौन सा है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए तापी बोलो या ताप्ती बोलो एक ही बात है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो सतपुड़ा मुल्ताई में है। कहाँ पर है? सतपुड़ा मुल्ताई में। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है, देखिए प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो किसे कहा है? तो अशोक को। अब देखिए अशोक जो है वो मौर्य व राजवंश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद ही देखिए धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया था। और शिक्षा किससे ली थी बौद्ध धर्म की? तो उपगुप्त से ली थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। उसके बाद अशोक ने ही भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। किसने प्रचलन शुरू किया शिलालेखों का? तो अशोक ने किया है। इसके बाद देखिए अशोक ने ही सांची का स्तूप बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम आपके साथ जो है यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ताकि आपकी एनटीपीसी की, एएलपी की, टेक्नीशियन की, जेई की, आरपीएफ की, ग्रुप डी की तैयारी अच्छी हो सके। और आपको जो है यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको जो है हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट कीज़, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, उसके बाद जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया था। देखिए पूछ लिया जाता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसके साथ जो है नेताजी सुभाष चंद्र जो है कई सारे क्रेडिट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा लॉजिकल है। देखिए जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया था और इसका इस्तेमाल सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए अगर नारा किसने दिया पूछा तो आबिद हसन ने, और
इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ के शासक थे? तो हैदर अली जो है मैसूर के थे, और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट किस इससे रिलेटेड, तो हैदर अली के पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, शेर मैसूर के नाम से किससे जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में ही, तो शेर मैसूर के नाम से जो है टीपू सुल्तान को जाना जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो देखिए कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर है? तो काकरापारा है। ठीक है, काकरापार है, काकरापारा बोल दो, काकरापार बोल दो, एक ही बात है, जो कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए जब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू मंदिर का कौन सा भाग बड़ी संख्या में पूजा करने वाले के लिए स्थान शामिल करता है? तो मंडप। देखिए जहाँ भी पूजा स्थान है, मतलब पूजा की जाती है, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? बहुत लोग आते हैं तो वहाँ पर मंडप लगाया जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, तो मंडप इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेह होती है। आप सभी को पता है कि लोकसभा है, अब लोकसभा में जो है कई सारे सांसद होते हैं, तो वो मंत्री वगैरह बनते हैं, तो वो सभी किसके प्रति जो है जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति जवाबदार होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसके बाद देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो अलग अलग बनते हैं, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लोकसभा चुनाव की उम्र जो है मिनिमम 25 वर्ष कैंडिडेट की होना चाहिए, तभी वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, जो कि कोटा से सांसद चुने गए हैं, और अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है दोस्तों। उसी के बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 14, चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए हैं? तो राष्ट्रकूटों ने जो है चट्टानों को काटकर एलिफेंटा के मंदिर बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए राष्ट्रकूट, तो देखिए कूट मतलब कि कोई भी चीज़ को कूटना, मतलब कि उसको टुकड़े करना या फिर छोटे छोटे टुकड़े करना। तो कहाँ से करेंगे आप? तो दंत से, मतलब कि दांत से करोगे। तो बस याद रखिएगा कि दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही की गई थी, या उसी के समय में करवाई गई थी। इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। क्यों किया था? कि रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें जो है ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के ही कैंडिडेट को जो है या फिर किसी भी भारतीय को जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था, इसलिए जो है उसे काला कानून के नाम से जाना गया था। उसके बाद दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो आइजैक न्यूटन मतलब न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए हैं। तो न्यूटन की गति के जो 3 नियम हैं, सबसे पहले की बात करें तो जड़त्व का नियम है। दूसरा देखिए जो सबसे पहला जो जड़त्व का नियम है उसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा द्रव्यमान और त्वरण का नियम। और दोस्तों जो तीसरा नियम है वो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि इसका जो है तीसरा नियम वो है, यहाँ पर लिख नहीं पाए, इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए न्यूटन की प्रमुख किताब है फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे जो है आमतौर पर आप प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, और यह किताब 1687 ईस्वी में जो है प्रकाशित की गई थी। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत के रचयिता है। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पद्मावत की जो भाषा है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए हैं। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन कौन है? तो MS स्वामीनाथन जो है एक कृषि वैज्ञानिक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए, देखिए भारत सरकार ने कृषि और किसानों के कल्याण में उनके योगदान के लिए MS स्वामीनाथन को मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। अब देखिए इनको मरण उपरांत MS स्वामीनाथन को क्यों भारत रत्न दिया गया? क्योंकि MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। इसके बाद देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। इस क्रांति के तहत चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। देखिए पूछ लिया था कि हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी उपज या फिर कौन से अनाज पर जोर दिया गया था? तो चावल और गेहूं पर दिया गया था, जो कि 1967 से 68 में जो है हरित क्रांति आई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। देखिए ध्यान रखिएगा गोवा क्या है? जहाँ पर समुद्र है, समुद्री इलाका है,
तो थोड़ा ध्यान रखिए कि गोवा में सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित रूप से कहीं पर लोग जाते हैं समुद्र घूमने तो वो गोवा में जाते हैं। तो नौसेना मतलब कि आपकी नेवी, तो नेवी वाले जितने भी लोग रहेंगे वो पानी में रहेंगे, और पानी मतलब समुद्र में, तो समुद्र सबसे ज़्यादा घूमने लोगों कहाँ जाते हैं, गोवा, तो गोवा में याद रखिएगा नेवल एविएशन म्यूजियम है। अब इसके बाद दिया गया देखिए इंपॉर्टेंट कीज़, स्थान कहाँ पर है, तो यह संग्रहालय वास्को द गामा गोवा से करीब 6 किलोमीटर दूर बोगमालो में है। कहाँ पर है, बोगमालो में। इसके बाद देखिए उद्घाटन कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1998 में की गई थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों 20वां, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है, तो बांस पौधा ऐसा है जो कि ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड में अंतर्गत जो है और कई सारे जो है फसलों को भी कहा जाता है, कई सारी चीज़ों को बोला जाता है, लेकिन जो है ग्रीन गोल्ड मैक्सिमम लगभग जो है अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो बांस दिया जाएगा, तो बांस इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बांस दिवस कब मनाया जाता है, पूछ लिया जाता है, तो 18 सितंबर को जो है बांस दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जीके जीएस की ये सीरीज़ आपको कैसे लगी, ये क्लास कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ही वीडियो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में रखेंगे, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।